हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बिहार स्पेशल का करने वाले हैं पार्ट 12, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 64th में पूछे गए सभी बीपीएससी के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना है कि परिनिर्वाण परिनिर्वाण का मतलब है कि इनका निधन। तो इनका निधन कब हुआ, यानी मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई? तो इनकी जो मृत्यु हुई ये हुई 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश का एक जगह था कुफीनारा, यानी कुशीनगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो ये तो हो गया महापरिनिर्वाण। अब अगर देखिए, इनके बाद महापरिनिर्वाण के जस्ट बाद जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी ये हुई थी राजगृह में। और राजगृह क्या था? राजगृह उस समय मगध की राजधानी हुआ करती थी। और राजा कौन थे उस समय मगध के? तो मगध के राजा थे उस समय अजात शत्रु। अजात शत्रु, तो इन्हीं के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। और अगर इसकी बात करें कि इसकी अध्यक्षता कौन की थी, तो अध्यक्षता किया गया था महाकश्यप के द्वारा। महाकश्यप के द्वारा। तो दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई? तो दूसरी बौद्ध संगीति हुई 100 वर्षों के बाद, यानी 383 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुआ? तो दूसरा बौद्ध संगीति हुआ ये वैशाली में हुआ। ठीक है, तो वैशाली में जब ये बौद्ध संगीति हुआ तो उस समय किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो सवाकामी के द्वारा। सवाकामी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। उसी तरीके से तीसरा बौद्ध संगीति हुआ, जो अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं। ये कब हुआ? ये हुआ अशोक के शासनकाल में। ठीक है, तो अशोक के शासनकाल में हुआ, यानी कि 251 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ। ठीक है, ये कहाँ हुआ? ये हुआ पाटलिपुत्रा में। ठीक है, पाटलिपुत्रा में हुआ। तो इसके शासक कौन थे उस समय? तो शासक थे उस समय अशोक। अब एक चीज और भी आता है, अशोक के उस समय जो तीसरा बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो इसके मोगली पुत्र के द्वारा किया गया। मोगली पुत्र भी बोला जाता था, या मोगली करके। ठीक है, तो मोगली पुत्र के द्वारा किया गया। ठीक है, अब एक बौद्ध संगीति और हुआ, चौथा और आखिरी। ये चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? ये हुआ प्रथम शताब्दी में। ठीक है, प्रथम शताब्दी में हुआ। कहाँ हुआ? तो ये कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में हुआ। और इस समय राजा कौन थे? ये किनके शासनकाल में हुआ? ये हुआ कनिष्क के शासनकाल में। और अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो वसुमित्र के द्वारा। तो अक्सर ये प्रश्न ऐसे इस तरीके से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर नीचे लग रहा होगा, लेकिन जो मैं बोला हूँ उस चीजों से ध्यान करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल और बिहार में भूमि पे किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकारा गया? तो देखिए, एक अधिनियम आया था 1885 में। ठीक है, जिसे बंगाल टेनेंसी अधिनियम भी बोला गया था। बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885। इसी अधिनियम के समय, मतलब कि बंगाल के साथ साथ जो बिहार वाला जो क्षेत्र था, और भी जो उड़ीसा का क्षेत्र था, झारखंड का क्षेत्र था, ये सब पहले एक हुआ करता था। तो उसी के साथ साथ ये किराएदारी अधिनियम को पारित कर दिया गया था बंगाल सरकार के द्वारा। ये अधिनियम लाया गया, उसके बाद पारित कर दिया गया। मेन जो अधिनियम लाने का पर्पस था कि जो जमींदार लोग थे, या जो बड़े रैयतदार थे, बड़े बड़े किसान थे, तो जमीन का हस्तांतरण करना, टैक्स लेना, ये सबको लेकर के इस नियम से उनको कंट्रोल किया जा रहा था। इस नियम के तहत किसको? अंग्रेज, मतलब जमींदारों वगैरह को। ठीक है, मेनली ये उन्हीं के लिए था कि मनमाने तरीके से या किसी को बेदखली कर दिए, या किसी को रख लिए, किराए वृद्धि कर दिए, तो ये सब के लिए था। ठीक है, बंगाल और बिहार में किराएदारों के अधिकार को कौन सा नियम था? 1885 में लागू किया गया। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना?
बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? देखिए, अब इसमें एक ऑप्शन है 1912, 1907, 5, 97, ये तो हो नहीं सकता है। तो ये बना 1912 में, जब किंग जॉर्ज पंचम आए थे दिल्ली दरबार में, तो उसी समय, जब ये पहले बिहार जो है ये बंगाल का प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 11 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में घोषणा हुआ कि अब बिहार और उड़ीसा प्रांत बंगाल से अलग हो जाएगा, बंगाल प्रांत से। तो उस घोषणा के बाद हमारा बिहार अस्तित्व में आया, लेकिन उसके बाद एक आधिकारिक सूचना आई। वो सूचना आया 22 मार्च, मतलब जिसे बोलते हैं ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन, 22 मार्च 2012 को। तो 2012 को जो आया उसमें आया कि हाँ, बंगाल का ये प्रांत, ये क्षेत्र पूरा सीमांकन उस तरीके से, पूरा जो अधिसूचना का एक वो होता है, पूरा ढांचा तैयार करके जो अधिसूचना जारी हुआ 22 मार्च 1912 को। ठीक है, तो इसी दिन हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, और इसी दिन जल दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो इसी दिन हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। तो मुख्य रूप से हमारा बिहार का अस्तित्व में जो आया ये 1912 में ही आया, लेकिन अगर डेट के साथ रहे तो 22 मार्च 1912 कह सकते हैं। इसके बाद लेकिन अगर कहा जाए पूरे तरीके से प्रभावी, तो ये जो प्रभावी हुआ ये अधिनियम, ये हो गया 1 अप्रैल 1912 से। 1 अप्रैल 1912 से ये अधिनियम प्रभावी हो गया। ठीक है, आगे चल के फिर क्या हुआ? 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को जो यहाँ पे बंगाल से जो अलग हुआ था, तो बिहार और उड़ीसा प्रांत था। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया जी। आगे चल के फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से, बिहार राज्य से हमारा झारखंड अलग हो गया। ठीक है, झारखंड अलग हो गया। तो इस तरीके से वर्तमान में बिहार, कैसे कैसे बिहार का इतिहास है, हमारा क्षेत्र सीमांकन का, वो हम लोग समझ गए होंगे आई होप। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किया गया, किसके द्वारा, किसने किया था आमंत्रण? तो देखिए, आमंत्रण करने का जो श्रेय जाता है, ये जाता है राजकुमार शुक्ल को, क्योंकि 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में बिहार की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में गए थे राजकुमार शुक्ल। तो यहीं पे जाने के बाद इनकी गांधी जी से मुलाकात होती है। क्या आते जाते ऐसी मुलाकात होगी? नहीं, ये पूरा एक प्रयोजन के तहत जाकर के उनसे मुलाकात किए, और मुलाकात करने के बाद ये बिहार में जो नील के खेती करते थे, जो किसान थे, नील किसान, उनके जो दमन किया जाता था उनके साथ, या जो ज्यादा टैक्स लिया जाता था, दमनकारी नीति वगैरह जो उनके प्रति थी, किसानों के प्रति, उसके बारे में गांधी जी को अवगत कराया ये। और अवगत कराने के बाद ये एक तरीके से न्योता भी दिए कि आप कभी इस मुद्दे को लेकर के बिहार आइए और इस पर विचार कीजिए। तो इसी के बाद फिर गांधी जी 1917 में बिहार आते हैं, जो कि उनका पहला सत्याग्रह आंदोलन होता है बिहार में, जो कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब बनी? तो देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी और एक है अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी, ये दोनों अलग अलग हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की अगर जो हम बात करें, तो इसका जो गठन हुआ 1931 में, किसके द्वारा? तो फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। ठीक है, फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। यही पार्टी आगे चल के 1934 में, सन 1934 में एक अखिल भारतीय लेवल पे, मतलब पूरे भारत लेवल पे एक सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ। ठीक है, उसमें गंगा शरण सिन्हा, गंगा शरण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी, नरेंद्र देव, ये सब इसमें योगदान दिए, जो कि पूरा 1934 में अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, तो इसमें आता है प्रश्न कि इसके सचिव कौन थे और अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, सचिव थे जयप्रकाश नारायण, जो 1934 में गठन हुआ, उसके सचिव कौन थे? तो सचिव थे जयप्रकाश नारायण, और अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। ठीक है, किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो श्री कृष्ण
सिंह के द्वारा किया गया, कहीं कहीं इनको सिन्हा भी लिखा जाता है। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जिनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिन्हा। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह, देखिए चंपारण वाले से रिलेटिव को नहीं कीजिएगा, नील विद्रोह अलग था। चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था ये अलग था, ठीक है। तो नील विद्रोह जो था ना, ये था बंगाल के क्षेत्रों में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ था ये? बंगाल के क्षेत्रों में। और ये 1857 की जो क्रांति थी ना, उसी के जस्ट बाद ये शुरू हो गया था, 1858 के आसपास, ठीक है। ये धीरे धीरे बंगाल के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। कारण क्या था? कारण था कि अंग्रेज लोग जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, और नील की खेती करवाने के बाद उसका जो मूल्य होता था नील का, वो अपने तरीके से, मनमाने तरीके से तय करते थे कि यही दाम पे हम आपकी नील का फसल को खरीदेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम था। तो इसी को लेकर के ये आंदोलन शुरू हुआ था, नील विद्रोह आंदोलन, जिसके बारे में चर्चा जो मिलती है, इसका एक जो नाटक लिखा गया था नील दर्पण, ठीक है। तो इसकी चर्चा नील दर्पण में मिलती है। ये लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा था, नील दर्पण में क्या चीज के बारे में बताया गया? तो नील विद्रोह के बारे में वर्णन किया गया है, और ये लिखा गया है नाटक दीनबंधु मित्र के द्वारा, ठीक है। ये बंगाली भाषा में लिखा गया था, और इसका जो अगर प्रकाशन की बात करें, तो प्रकाशन इसका हुआ था 1860 ईस्वी में, ठीक है। बाद में आगे चल के इसका फिर इंग्लिश में अनुवाद हो जाता है। इंग्लिश में अनुवाद करने का श्रेय जाता है मधुसूदन दत्त को, ठीक है, मधुसूदन दत्त को। बर तो प्रारंभिक में जो लिखा गया था वो बंगाली में, और फिर बाद में इंग्लिश में मधुसूदन दत्त द्वारा इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार से किसके बारे में था नील विद्रोह? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते, मतलब जिनका जमीन वो खेती नहीं करना चाहते थे, उनसे एक अमान्य मूल्य पे जबरदस्ती करवाई जा रही थी, जबरदस्ती उनसे खेती करवाया जा रहा था, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1897 की क्रांति में किस जगह शामिल हुए? देखिए, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। विभाग ने जो इसका आंसर दिया है, विभाग ने आंसर दिया है इसका पटना। ऑफिशियल आंसर जो इसका था बीपीएससी द्वारा, ये है पटना। लेकिन ये जगदीशपुर के रहने वाले थे, और ये आरा में ये शामिल हुए थे। लेकिन अगर बिहार की बात आती है तो इसलिए कहीं कहीं पटना बोल दिया जाता है। तो 1857 की क्रांति में ये आरा में शामिल हुए थे, ठीक है। और ये 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? 10 मई 1857 को शुरू हुई थी मेरठ से। तो ये जगदीशपुर के क्षेत्र से आरा आ जाते हैं, वहीं पे 1857 की क्रांति में ये शामिल होते हैं। लेकिन जब इनको वहां से अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया जाता है, तो ये भाग के दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं, यहाँ पे कब्जा करने के बाद। और ये फिर छापामार युद्ध करते हैं, और छापामार युद्ध करने के बाद उस समय तक जगदीशपुर को गद्दी को संभाल रहे होते हैं उनके छोटे भाई, ठीक है। ये छापामार युद्ध करके यूपी के क्षेत्रों में चल जाते हैं, वाराणसी में, आजमगढ़ में, इन क्षेत्रों में जाते हैं, वहां लोगों को सहयोग करते हैं। इसके बाद ये फिर दोबारा वापस आते हैं, लेकिन तब तक इनके घर पे ही अंग्रेज लोग अड्डा जमा लेते हैं, और इनको छेक लेते हैं। वहां पे घमासान युद्ध हुआ, उस युद्ध में ये जीत भी जाते हैं। और उस युद्ध में जीतने के बाद लगभग वो युद्ध 23 को होता है, 23 अप्रैल को ये युद्ध होता है। 23 अप्रैल 1858 को ये घायल हो जाते हैं, और इसी के 2-3 दिनों बाद 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इनका निधन हो जाता है 80 वर्ष के उम्र में। सबसे ज्यादा एक ताकतवर और सबसे ज्यादा साहसी, ये 1857 की क्रांति में अगर कहा जाए, तो रानी लक्ष्मीबाई और वीर कुंवर सिंह का, दोनों का एक अलग लेवल का ही नाम हो गया था। क्योंकि ये एक झांसी की रानी, एक महिला जो अंग्रेजों को चैलेंज कर रही थी, और बिहार से एक बुढ़ा जो अंग्रेजों को चैलेंज कर रहे थे। ये नहीं कि केवल ये नीति और ये सब बनाते थे, नहीं, ये युद्ध में सामने से, में सामने से लड़ाई करते थे, इसलिए ज्यादा फेमस हुए थे, बहुत चर्चा का विषय रहा था अंग्रेजों के खेमे में।
नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध सरकार का विरोध किया, किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो एक था चौकीदारी कर भी। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था उसी के समय एक चौकीदारी कर भी था। तो चौकीदारी कर का भी शुरुआत और उसका भी विरोध उन्होंने साथ साथ किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में, बहुत सारे क्षेत्रों से। तो गांधी जी ने क्या किया था? नमक सत्याग्रह की अगर शुरुआत जो गांधी जी ने किए थे, ये गांधी जी ने शुरुआत जो किए थे कब? तो 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को ये साबरमती से चलते हैं और पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को कहाँ? डांडी। और यहाँ डांडी पहुंचकर ये नमक के कानून को तोड़ते हैं और यहीं से कहा जाए तो 6 अप्रैल से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है और इसी के बाद साथ साथ में ही चौकीदारी कर का भी लोग विरोध करते हैं, साथ साथ चौकीदारी कर का भी विरोध करते हैं। तो चौकीदारी कर क्या होता था? तो एक चौकीदार गांव की सुरक्षा के लिए होता था जो अंग्रेजों के अधिकारी होते थे या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए होते थे। लेकिन किसानों को अलग से इसके लिए टैक्स देना होता था कि भाई इतना रुपए आपको देना है जो आपकी चौकीदार आपकी सुरक्षा कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन ये चौकीदार जो होते थे ये ब्रिटिश अधिकारी होते थे या ब्रिटिश के कोई नुमाइंदे होते थे, इसलिए लोगों ने चौकीदारी कर का भी विरोध किया था नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय। यह प्रश्न को अगर कभी उलट के पूछ भी सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय और कौन से कर का विरोध किया गया था? तो वो था चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। ठीक है, अब मुख्य अगर जो इसका क्षेत्र कहा जाए चौकीदारी कर का, तो ये था मुंगेर, मुंगेर, भागलपुर, ये सब प्रमुख क्षेत्र रहा था। ठीक है, सारण और चंपारण भी एक था। ठीक है, चलिए अगर चंपारण की हम बात करते हैं तो अभी तो वर्तमान में एक पश्चिमी चंपारण है, एक पूर्वी चंपारण है। तो ये हुआ था 1972 में। ठीक है, 1972 में ये दो पार्ट में बट गया था, एक पश्चिमी चंपारण में और एक पूर्वी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण का जो मुख्यालय रहा ये रहा बेतिया और पूर्वी चंपारण का मुख्यालय रहा मोतिहारी। ठीक है, तो अगर जब भी चंपारण की बात करते हैं तो जब गांधी जी जो चंपारण में आए थे, कभी कभी पूछ देता है तो कौन से चंपारण में, तो ये पूरे चंपारण एक हुआ करता था उस समय। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार की राष्ट्र किसान सभा से सहजानंद किसान सभा से जुड़े हुए थे, कार्यानंद शर्मा ये भी जुड़े हुए थे किसान सभा से, राहुल संकेत रायन ये भी जुड़े हुए थे, यदुनंदन शर्मा ये भी जुड़े हुए थे। तो लगभग लगभग बिहार किसान सभा से कोई अकेले नहीं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। तो बिहार किसान सभा का जो सहजानंद सरस्वती तो इसका स्थापना ही किए थे, प्रमुख संस्थापक के ही रूप में थे। 1929 में स्थापना हुआ था इसका। ठीक है, और अगर जो सचिव की बात करें तो सचिव कौन थे? तो और भी एक सचिव थे, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह सचिव थे और बहुत सारे कार्यानंद शर्मा, राहुल संकेत आयन, यदुनंदन शर्मा ये सब इससे जुड़े हुए थे। और यही एक अखिल भारतीय पे जब हुआ 1936 में लखनऊ में जब इसकी स्थापना की गई, तब भी इसमें और भी बहुत सारे लोग जुड़े। तो इसमें एक जो प्रमुख थे, मतलब कि जो इसके अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष पद के लिए थे सहजानंद सरस्वती ही। और सचिव कौन थे? तो सचिव थे एनजी रंगा, एनजी रंगा। ठीक है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो जैसा इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में पूरा, तो अभी पिछले प्रश्नों में ही देखे थे कि पहले बिहार, फिर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, फिर उसी तरीके से 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया था। वर्तमान के समय में ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि झारखंड से बिहार की कितनी सीमा साझा होती है? तो झारखंड से बिहार के 7 जिलों की सीमा साझा होती है। कितने जिला का सीमा साझा होती है? 7 जिला का। अगर प्रमुख जिला इधर से हम चले पश्चिम से पूरब की तरफ, तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, ये 7 जिले का सीमा साझा होता है। इससे पहले बिहार से कौन अलग हुआ था? उड़ीसा। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया था और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। ठीक है,
और उससे पहले की भी बात करें तो बिहार और उड़ीसा प्रांत कब अलग हुआ था बंगाल से, तो वो हुआ था 22 मार्च 1912 को। ठीक है, चलिए, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? एक भारतीय राज्य, एक भारतीय राज्य, इसमें भी देखिए ऐसे ने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन। अब इसमें आंसर 1912 मारा जाए या 1936 मारा जाए या 1911 मारा जाए। 1911 में हुआ था घोषणा, और बिहार और उड़ीसा प्रांत अस्तित्व में आया 1912 में। ठीक है, 1936 में उड़ीसा अलग हो गया। तो बिहार एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो आयोग ने जो आंसर दिया इसका, आयोग ने आंसर दिया 1936। ठीक है, कि भारतीय राज्य। तो फिर मतलब कि देखा जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद तो 1936 में ही उड़ीसा अलग हुआ था, तो उस अनुसार से 1936 सही है। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो पुराना, सबसे पुराना, तो अगर पुराना में इसमें से बात करें तो उन सबके कंपेयर में खड़गपुर की पहाड़ी बहुत पुराना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो संरचना है यह है धारवाड़ चट्टान की, धारवाड़ चट्टान की है। ठीक है, तो खड़गपुर की पहाड़ियां इसमें सबसे पुराना हो जाएगा। और इसका क्षेत्र किधर है? तो इसका क्षेत्र जो फैला हुआ है ये बिहार के मुंगेर जिले तक फैला हुआ है, बिहार के मुंगेर जिला तक फैला हुआ है इसका क्षेत्र। ठीक है, तो टेक्निकली ये सबसे ज्यादा पुराना है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो जुलाई 2018 तक नहीं, अभी तक भी देखें, मतलब 2026 तक भी देखें तो ये 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है पटना जिला। ठीक है, अगर ऊपर से चले इधर से तो भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, ये सब प्रमुख मेन 9 जिले हैं जिसके साथ सीमा साझा होता है पटना जिला का। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे? पहाड़ी मिट्टी से, कछाड़ी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, तराई मिट्टी से। तो अधिकांश भाग जो है ये आच्छादित है कछारी मिट्टी से। कछारी मिट्टी का मतलब क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी। क्या होता है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी। तो बिहार में सबसे ज्यादा किस तरह की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी में भी दो तरह की मिट्टी हो जाती है, एक हो जाता है बांगड़, एक हो जाता है खादड़। बांगड़ ज्यादा पुराना, खादड़ कम पुराना यानी नया। ठीक है, चलिए, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार से बिहार का स्थान कौन सा है? निम्नतम साक्षरता दर में मतलब सबसे कम साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का है? तो बिहार का ही है। ठीक है, बिहार सभी राज्यों में आखिरी राज्य है, तो निम्नतम साक्षरता दर में पहले नंबर पे आ जाएगा। साक्षरता दर में जो आखिरी पे है वो सबसे कम साक्षरता दर में पीछे से सबसे आगे आ जाएगा बिहार। ठीक है, अब बिहार की टोटल साक्षरता दर है, बिहार की अगर जो साक्षरता दर की बात करें तो बिहार की साक्षरता दर है टोटल 61.8%। ठीक है, और ये देश में सबसे निचले पैदान पे है। जबकि भारत की बात करें तो भारत की साक्षरता दर क्या है? 71.04%। भारत के राज्यों से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो देखिए, जूट उत्पादन में बिहार का स्थान जो हो जाएगा ना, ये दूसरा नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, जूट में दूसरा नंबर पे उत्पादन में है। तो पहला नंबर पे क्या है? तो पहला नंबर पे है बंगाल और दूसरा नंबर पे है बिहार। ठीक है, दूसरा नंबर पे हो जाएगा बिहार, बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल। ठीक है, बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तेल शोधनागार, वन आधारित उद्योग, बालुका खनन उद्योग, कृषि आधारित
तो बिहार में किस तरह से सबसे ज्यादा उद्योग लगाए जा सकते हैं, तो ये कृषि आधारित उद्योग हैं। जैसे चाहे तो फूड प्रोसेसिंग कर लीजिए, फूड प्रोसेसिंग, ये जो भी कृषि से रिलेटेड है, दलहन से रिलेटेड अपनी मशीनरीज वगैरह लगाइए, तो ये सब ही बिहार में ज्यादा लगाए जा सकते हैं, क्योंकि बिहार सबसे अधिक जनसंख्या वाला, घनत्व वाला राज्य है। और साथ साथ में बिहार की जो मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी है, जो काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ये सब जलोढ़ मृदा की बहुलता के कारण फूड प्रोसेसिंग वगैरह, ये कृषि पे बेस्ड जो उद्योग हैं, उसको लगाना ज्यादा बेहतर है। और टेक्सटाइल भी हो सकता है। चलिए, सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पे पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था? देखिए, ये किया गया था बहुत पहले, ये किया गया था 2018 में। ठीक है, ये 2018 में किया गया था दरभंगा एयरपोर्ट के पास, या दरभंगा क्षेत्र में, कि 50 पैसे प्रति लीटर पानी दिया जाएगा। लेकिन टेक्निकली रूप से और प्रशासनिक की वजह से अभी ये वर्तमान में बंद पड़ा हुआ है। तो ये शुरू किया गया था दरभंगा के क्षेत्र में। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है? योजना का वार्षिक व्यय इतना, ये पुराने डेटा के अनुसार से है। इसको थोड़ा सा हम लोग अभी नए डेटा के अनुसार से समझ लेते हैं वर्तमान में क्या है। तो वर्तमान में अगर जो बात किया जाए, तो कन्या उत्थान योजना की जो शुरुआत की गई थी, कब की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 2018 में। इसमें क्या क्या सहयोग था? तो जो लड़कियां हैं, उनके जन्म से ही सहयोग था, जन्म से स्नातक तक, माने ग्रेजुएशन करने तक। इसके लिए प्रावधान बहुत सारे चीजें, क्या क्या लाभ इसमें दिए जाते हैं। अगर जैसे मैट्रिक पास करती हैं महिलाएं तो 10,000 रुपये, इंटर पास करती हैं तो 25,000 रुपये, 10th में 10,000, 12th में 25,000। अगर ये महिलाएं ग्रेजुएशन करती हैं तो ग्रेजुएशन में भी इनको पैसे दिए जाते हैं, लगभग लगभग इनको 50,000 रुपये के आसपास दिए जाते हैं ग्रेजुएशन में। तो ये सब अलग अलग योजनाएं हैं, जो कि टोटल अगर जो देखा जाए तो लगभग लगभग 94,000 रुपये दिए जाते हैं। 94,100 रुपये तक दिए जाते हैं महिलाओं को कन्या उत्थान योजना के तहत। तो ये डेटा को याद रखना है, 94,100। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। और जो लोग नए हैं, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बताइए। ठीक है, धन्यवाद।